सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने हमारे इस विशाल उपमहाद्वीप पर 3 सदियों से भी ज्यादा समय तक अपना एक छत्र राज कायम रखा। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास के एक बेहद ही दिलचस्प और अहम दौर में गोता लगाने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से लेकर 1526 तक डटी रही। हम इसे सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ी गई जंगों की कहानी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि इसे एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव इंजन की तरह समझेंगे। एक ऐसा इंजन जिसने सत्ता को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये विशाल साम्राज्य काम कैसे करता था। इस ऐतिहासिक इंजन को डिकोड करने के लिए हम अपनी आज की इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे: सत्ता का कालक्रम, प्रशासन और सुल्तान, राजस्व और सैन्यतंत्र, और अंत में देखेंगे इनकी वास्तुकला और विरासत को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, सत्ता का कालक्रम। 320। देखिए, ये कोई साधारण सा नंबर नहीं है। दिल्ली सल्तनत का राज पूरे 320 सालों तक चला। जरा सोचिए, इतनी सारी राजनीतिक उथल-पुथल, बाहर से होने वाले इतने सारे आक्रमण और अंदर के विद्रोह, इन सब के बावजूद एक केंद्रीय सत्ता का इतने लंबे समय तक टिके रहना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जाहिर सी बात है, 320 साल तक सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए उनका ढांचा बहुत ही सख्त रहा होगा। अब ये 320 साल का लंबा सफर कोई एक सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि ये एक रिले रेस की तरह था, जो 5 अलग-अलग राजवंशों के बीच दौड़ी गई। शुरुआत होती है 1206 में गुलाम यानी मामलुक वंश से। इसके बाद 1290 में आते हैं खिलजी, जिन्होंने बाजार को लेकर काफी बड़े बदलाव किए। फिर 1320 में तुगलक वंश, 1414 में सैयद वंश और आखिर में 1451 से लोदी वंश। सत्ता भले ही एक खानदान से दूसरे खानदान के हाथों में जाती रही, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का मूल ढांचा था ना, वो लगातार काम करता रहा। इन 5 राजवंशों के उतार चढ़ाव को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल तो आना लाजमी है। आखिर वो कौन था जिसने इस 320 साल लंबे इंजन को पहली बार स्टार्ट किया था, और वो कौन था जिसके राज में आकर ये इंजन पूरी तरह से सीज हो गया? तो इस विशाल साम्राज्य की नींव 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और अगर कहानी के दूसरे सिरे को देखें, तो इसके बिल्कुल अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जिनका शासन 1526 में आकर खत्म हुआ। ये दोनों ही नाम इस साम्राज्य की शुरुआत और उसके अंत के सबसे प्रमुख चेहरे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, प्रशासन और सुल्तान की एब्सोल्यूट पावर। दिल्ली सल्तनत का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अत्यधिक केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज था। मतलब सारी की सारी ताकत सिर्फ एक ही पॉइंट पर आकर रुकती थी, और वो था सुल्तान। सुल्तान कोई सिर्फ नाम के लिए राजा नहीं होता था, वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का इकलौता बॉस था। जरूरत पड़े तो वो खुद कानून बना सकता था, वो सुप्रीम जज था, और सबसे बड़ी बात, वो पूरी सेना का सर्वोच्च सेनापति भी था। पूरा का पूरा राज्य सीधे सुल्तान के इशारों पर चलता था। लेकिन जाहिर है, कोई भी सुल्तान अकेले तो इतना बड़ा साम्राज्य चला नहीं सकता। इसके लिए उन्होंने अलग अलग विभाग बनाए थे, और अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये आज के हमारे मॉडर्न सिस्टम से काफी मिलते जुलते हैं। जैसे वजीर, जो राजस्व और फाइनेंस संभालता था, बिल्कुल आज के वित्त मंत्री की तरह। आरिज़ ममालिक मिलिट्री और वेतन का काम देखता था, जिसे हम रक्षा मंत्री कह सकते हैं। दीवाने इंशा विदेशी मामलों और शाही पत्राचार के लिए था, यानी फॉरेन सेक्रेटरी। न्याय के लिए काजी उल कुजात यानी चीफ जस्टिस होते थे, और शहर की सुरक्षा कोतवाल यानी पुलिस चीफ के हाथों में थी। ये पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी का एक वेल डिफाइंड सेटअप था। और इसी नौकरशाही के बीच एक बहुत ही दिलचस्प संस्था भी थी, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। ये इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया 40 बेहद प्रमुख तुर्की अमीरों का एक पावरफुल ग्रुप था। ये लोग शासक वर्ग के सबसे एलीट लोग थे, जो सत्ता के केंद्र में बहुत दबदबा रखते थे। ये सुल्तान को सपोर्ट तो करते थे, लेकिन कई बार उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी बन जाते थे। इससे ये पता चलता है कि एब्सोल्यूट पावर वाले सुल्तान को भी इन ताकतवर गुटों को बैलेंस करके चलना पड़ता था। चलिए, अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, राजस्व और उनका सैन्य तंत्र। अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी विशाल सेना और इतने भव्य दरबारी खर्चों को मेंटेन करने के लिए अपार धन चाहिए होता है।
तो ये सारा पैसा आखिर आ कहाँ से रहा था? इनकम का मेन सोर्स क्या था? 1/3 यानी 1/3, यही उनकी पूरी इकोनॉमी का सार था। सल्तनत काल में मुख्य अर्थव्यवस्था खेती ही थी और राज्य किसानों की कुल पैदावार का लगभग 1/3 हिस्सा लैंड टैक्स के रूप में वसूलता था। किसानों के लिए ये बहुत भारी बोझ था, लेकिन खजाना भरने और इतनी बड़ी सेना को पालने के लिए वो इस टैक्स को बिल्कुल ज़रूरी मानते थे। खेती के टैक्स के अलावा भी इनका टैक्स कलेक्शन का दायरा बहुत बड़ा था। इनकी राजस्व प्रणाली मुख्य रूप से 5 करों पर टिकी थी। खराज, जो कि जनरल लैंड टैक्स था, उश्र, जो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था, गैर मुस्लिमों पर जजिया लगता था, इसके अलावा पशुओं को चराने पर चराई कर भी था, और एक था खुम्स, यानी युद्ध में जो भी माल लूटा जाता था उसका 5वां हिस्सा सीधे खजाने में जाता था। मतलब हर मुमकिन जगह से रेवेन्यू जनरेट करने का पक्का इंतजाम था। और इस पूरी अर्थव्यवस्था को स्मूथली चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम भी था। मुख्य रूप से 2 सिक्के चलते थे, चांदी का सिक्का जिसे टंका कहते थे और तांबे का सिक्का जिसे जितल कहा जाता था। और हाँ, यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में टोकन मनी के तौर पर तांबे के प्रतीकात्मक सिक्के चलाने का एक्सपेरिमेंट भी किया था। उस जमाने के हिसाब से सोचे तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया था। अब देखिए, पैसा तो आ गया और इस अथाह धन का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता था सेना पर। घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी, सब कुछ। लेकिन जब सेना इतनी विशाल हो जाए ना, तो उसमें करप्शन और फ्रॉड होना बहुत आम बात है। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे चतुर शासकों ने अपनी सेना के भीतर इस धोखाधड़ी को आखिर कैसे रोका? अलाउद्दीन खिलजी ने करप्शन रोकने के लिए 3 जबरदस्त कदम उठाए, और आप देखिए ये आज भी कितने मॉडर्न लगते हैं। पहला था दाग प्रणाली। युद्ध के अच्छे घोड़ों पर एक शाही स्टैंप या निशान दाग दिया जाता था, ताकि कोई भी सैनिक इंस्पेक्शन के वक्त अच्छे घोड़े की जगह कोई कमजोर घोड़ा न दिखा सके। दूसरा था चेहरा। हर सैनिक का पूरा हुलिया रजिस्टर में दर्ज होता था, बिल्कुल आज के आईडी कार्ड की तरह। और तीसरा, उन्होंने सैनिकों को जमीन देने के बजाय सीधे नकद वेतन देना शुरू किया। इन स्मार्ट तरीकों ने उनकी सेना को फ्रॉड फ्री और बहुत ही ताकतवर बना दिया। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत। दिल्ली सल्तनत का नाम आते ही जो सबसे पहली तस्वीर दिमाग में आती है वो है कुतुब मीनार। 72.5 मीटर्स की ऊंचाई पर शान से खड़ी ईंटों से बनी ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये दरअसल एक नई इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के जन्म का प्रतीक है। इसमें भारतीय और इस्लामी आर्किटेक्चर को बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड किया गया था। इमारतों से अलग अगर हम देखें तो इस दौर में संस्कृतियों का भी एकीकरण हो रहा था। फारसी को राजभाषा बना दिया गया। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद जैसे नए नगर की स्थापना की। और तो और फिरोज शाह तुगलक ने खेती को बढ़ावा देने के लिए यमुना से हिसार तक लंबी नहरों का भी जाल बिछाया। हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला और संस्कृति का ये जो मेलजोल था, वो इस युग की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन कहते हैं ना, हर शुरुआत का एक अंत होता है। जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना सेट था, सेना इतनी मजबूत थी, सब कुछ इतना सुव्यवस्थित था, तो ऐसा क्या हुआ कि 320 साल से चला आ रहा ये विशाल साम्राज्य 1526 में अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया? इस पतन की वजह कोई अंदरूनी बगावत नहीं थी, बल्कि ये थी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई। इस जंग में बाबर ने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया। इब्राहिम लोधी की कितनी भी बड़ी सेना क्यों न हो, उनके हाथी और सैनिक तोपों के गोलों के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाए। दाग और चेहरा जैसे वो पुराने और सख्त सिस्टम इस नई टेक्नोलॉजी के सामने धरे के धरे रह गए। इब्राहिम लोधी ये युद्ध हार गया और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत के 320 साल के शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। ये पूरी कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। दिल्ली सल्तनत ने एक बेहद सेंट्रलाइज्ड और सख्त व्यवस्था बनाई, जिसने बेशक उन्हें 320 साल तक बचाए रखा। लेकिन क्या यही हद से ज्यादा सख्ती और केंद्रीकरण अंततः उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? जब दुनिया बदल रही थी, तोपे जैसी नई तकनीकें आ रही थीं, तो क्या उनका वो पुराना ढांचा इतना कठोर हो चुका था कि वो खुद को नए वक्त के हिसाब से ढाल ही नहीं पाया? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, बल्कि आज की हमारी व्यवस्थाओं और संगठनों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है।